आज हम इस वीडियो में पीर कामिल की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज़ की पहली किस्त होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीर कामिल, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदर बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात है और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के उगबे हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और उस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के उगबे हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है उमामा? उमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। उमामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो यह है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो। उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में। और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊँगी तो फिर मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कहकर मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर तुम कभी डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं उस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। यह मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो तुम डॉक्टर नहीं बन पाई तो फिर तुम क्या करूँगी? कैसे रिएक्ट करूँगी? उमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊँगी। जब जवेरिया बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? सारे प्लान्स मेरे मेडिकल के हवाले से है और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरूंगी कैसे? खुदकुशी करूँगी या तभी मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तभी मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती। उमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तभी मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जलना ही। तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारूंगी? नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो ज़िंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो। रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लकफनी। जवेरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा। जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। उमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरे लगेंगी? उमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरे लगेंगी? जवेरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है
कि मैं उस पर बुरा मानूंगी? उमामा ने उस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा, कहीं तुम्हारी यह ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? उमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, उसने कुछ फलसफाना अंदाज में कहा। पहेलियाँ बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ, उमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, उमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने के बाद तुम बुरी तरह नाराज़ होंगी। बेहतर है कि हम कुछ और बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज़ से है, राइट? उमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौइयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया, प्लीज़। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है, उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। उमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर उमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, उमामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि तुम, जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। उमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शौक थी या हैरत ज़्यादा, जवेरिया इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाज के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बुरा मानोगी, जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर उमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। मोइस हलक के बल चलाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेस्ट रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मोइस की टांग पर दे मारा। मोइस के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरवत के उसे इस रैकेट से पीट रहा था, जो मोइस कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में उन दोनों के दरमियान होने वाला एक तीसरा झगड़ा था, और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मोइस और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़बानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते ही उसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डगी से उस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला। जब मोइस अपना बैग निकाल रहा था, बैग खींचते हुए मोइस के हाथ पर बुरी तरह रगड़ आई। मोइस बुरी तरह तिल मिलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मोइस के चिल्लाने पर उसने पलट कर उसको देखा और लॉन्च का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मोइस के तन बदन में जैसे आग लग गई हो। वो तेज़ कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मोइस एक बार फिर दहाड़ा। उसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? यह मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मोइस अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मोइस का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मोइस का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतज़ार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मोइस की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा, जो उसके नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। उसने मोइस की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मोइस ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। उसके भाई के
हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ। मोइज ने उसे गालियाँ देते हुए लॉन्च के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ उस रैकेट को मोइज के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने एक के बाद दिगरे उसके कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आला में बाहर लॉन्च में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठाया हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई को मारते हो। उसकी नज़र अब उसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी ढटाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइज ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मोइज से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मोइज को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभाल लो, वो यकीनन टूट गई होंगी। मोइज गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिस समांता चरडस ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो उस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। वक्तन फ़वक्तन वो बाहर से नज़र हटाता, एक नज़र मिस समांता को देखता, उसके बाद फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन उस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शोहर के साथ आई थी। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में उनके शोहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सिफारिश खाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रही। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिस मेरिन की स्कीम ऑफ द वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने उस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें उस लड़के पर मरकूस रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। उस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिस समांता चरडस ने उसकी नज़रें मिली। मिस समांता मुस्कुराई और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें उस लड़के पर रखी जो अब सामने अपनी पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। उसके बाद मिस समांता ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। उनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा, मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जे देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ उस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिस समांता मुस्कुराई नहीं, बल्कि कदर संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा उस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराज़ी नमूदार हुई और वो कुछ झिंझलाते हुए खामोश हुई और उनके खामोश होते ही उस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़र हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थी। एक नज़र मिस समांता को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका अंदाज इस कदर तौहीन आमेज था कि मिस समांता चरडस का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक लफ्ज़ी जवाब आया। वो अब चुपती हुई नज़रों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा। समांता चरडस से एकदम हाथ में पकड़ा हुआ मारकर कैप से बंद कर टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर उसको लेबल करो। उन्होंने स्पीच के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। एक के बाद दिगरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते देखा। वो लड़का
अब सर्द नज़रों के साथ समांता चरडस को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद उसने मार्कर कैप लगाकर उसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांता चरडस ने उछाला था, और समांता की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। मिस चरडस उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाई जाने वाली लेबल डायग्राम को देख कर रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे, और वो उनकी डायग्राम से ज़्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा। वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से उमामा की आवाज़ आई। कौन है? उमामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। उमामा उसकी जानी पुष्ट किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे है। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। उमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और वो इससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। उमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठे हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? उसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है। फिर तुम कोई टैबलेट ले ली थी? मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, तुम सो जाओ। मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा तुमसे? वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल वो लड़का उस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ़ था जब तैयबा ने अंदर झांका। बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराज़गी के आलम में अंदर चली आई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। उसने टीवी से नज़रें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ? फारडिस, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? उस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने। तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ। आप सामने से हट जाइए। उसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो। तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े उससे कहा। ना मैं यहाँ से उठूँगा ना अंदर जाकर पढ़ूँगा। मेरी स्टडीज़ और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह होती स्टडीज़ की तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। स्टेप असाइड। उसने तैयबा के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीज़ी के साथ साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाए तो मैं उनसे तुम्हारी बात करती हूँ। तैयबा ने उसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर ले, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे जितनी तैयारी करनी थी मैंने कर ली, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने एकदम अपने लहजे को नर्म करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूँ कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए ये 3rd क्लास के किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टडीज़ पर ध्यान दो। उस वक्त तो तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। वाटा रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफे से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट उसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पाँव पटकता हुआ कमरे से निकल गया।
तैयबा कुछ बेबसी और खफ्त के आलम में उसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फिलोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज पर रखते हुए एक नज़र हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में कुछ मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोट्सबुक्स पकड़े तेज़ी से सफ़े आगे पीछे करते उन पर आखिरी नज़र डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मायूस सीन था। फिर उनकी नज़रें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट में से उस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फिलोमिना के लिए यह सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल करियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते देखा। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए उसे एमसीक्यू पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद उसे वो पेपर उनसे लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। उसके खड़े होते ही हॉल में उससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला उससे नहीं कहा। वो जानती थी उसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वो अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो हमेशा की तरह पेपर लेकर जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाजू सीने पर लपेटकर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कभी उसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो तस्लीम करती थी कि उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ अंदाज में मुस्कुराया। आपको ये ख्वाहिश इस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में हल कर लोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फिलोमिना फ्रांस ने एक नज़र उसके पेपर के सफ़ात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र भी उन्हें यह बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गवाएगा। 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मुलाकात होंगे अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।